जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, 2019 में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों की सरकार बन गई। लेकिन उद्धव ठाकरे जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, चैन से नहीं जी सके। कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने आती रही और सबसे बड़ी मुसीबत आई उसी साल फरवरी में, कोविड महामारी की शक्ल में। इस महामारी के बाद देश भर में लॉकडाउन लग गया था। महाराष्ट्र में भी व्यापक असर हुआ। मुंबई में तो इतनी मौतें हुई कि चर्चा होने लग गई कि मुंबई देश का वुहान बन गया है। और ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे की ओर से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए इस महामारी से निपटने के लिए, इसका असर कम करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन अब ये सारा कुछ उन्हीं के खिलाफ होता नजर आ रहा है, उनकी पार्टी के खिलाफ उससे जुड़े हुए मामले अब सामने आ रहे हैं और यह आरोप लग रहा है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के दौरान घोटाला हुआ, जिसमें कि ठाकरे परिवार के करीबी लोग शामिल थे। और ऐसी महामारी के वक्त भी इन्होंने काली कमाई करने का प्रयास किया। और इन तमाम मामलों की जांच जो है अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। आप देखिए कि कोविड से जुड़े हुए हर तरह के इंतजाम जो ठाकरे सरकार की ओर से किए गए थे, उन पर इस वक्त जांच हो रही है। और उस जांच के दायरे में शिवसेना के नेता हैं, ठाकरे गुट के, जो जंबो कोविड बनाए गए थे, कोविड सेंटर्स बनाए गए थे बीकेसी में, दहिसर में और दूसरे ठिकानों पर, मुलुंड में, उनमें घोटाले का आरोप लगाया है बीजेपी ने। उस मामले की जांच हो रही है। जो बॉडी बैग्स इस्तेमाल की गई थी, बड़े पैमाने पर जब मौतें हुई थी तो लाशों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बॉडी बैग्स मंगाई गई थी, तो आरोप लगा कि 2000 रुपए की बॉडी बैग्स 6800 रुपए में खरीदी गई, उसमें घोटाले का आरोप लगा। जो ऑक्सीजन सेंटर्स बनाए गए, क्योंकि कई लोगों की ऑक्सीजन ना होने की वजह से भी मौत हो रही थी, तो समस्या से निपटने के लिए जगह जगह पर ऑक्सीजन सेंटर्स बनाए गए थे, उसमें घोटाले का आरोप लगा है, उसमें जांच हो रही है। फिर रेमडेसिविर दवा, उसको लेकर जांच हो रही है, उसमें भी घोटाले का आरोप लगा। खिचड़ी, जब लॉकडाउन लगने के बाद में प्रवासी मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट आ गया, तो ऐसे में सरकार की ओर से उनको मुफ्त खिचड़ी बांटी गई थी, उसमें घोटाले का आरोप लगा। आरोप यह लगा कि 250 ग्राम प्रति प्लेट खिचड़ी का ठेका दिया गया था ठेकेदार को, लेकिन सिर्फ 125 ग्राम दिया जा रहा था। इसके बाद जो खिचड़ी का बिल भी सरकार को भेजा गया, वो बढ़ा चढ़ाकर भेजा गया। और इसमें जो ऊपरी कमाई हो रही थी, वो ठाकरे परिवार के करीबी लोगों के पास गई। तो इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हुई। एक गिरफ्तारी हुई सूरज चौहान की, जो कि आदित्य ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं और शिवसेना की जो युवा इकाई है, युवा सेना, उसके वो नेता हैं। तो उनको ईडी ने पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया है। अब उसी खिचड़ी घोटाले के सिलसिले में आज मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को बॉडी बैग के घोटाले में आज हाजिर होना है। और संदीप राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं, उसी खिचड़ी घोटाले के संबंध में संदीप राउत को आज हाजिर होना है ईडी के सामने। आरोप यह है कि जो घोटाले का पैसा आया वो इनके पास पहुंचा और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो इस सिलसिले में इनको सम्मन दिया गया था और संजय राउत अब इनको छोड़ने जा रहे हैं ईडी के दफ्तर तक। और संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि ईडी एक बीजेपी की शाखा के जैसे काम कर रही है और इसीलिए जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कल ही के दिन उद्धव ठाकरे के खास नेता रविंद्र वायकर, उनके साथ में ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जोगेश्वरी इलाके में, जहां से वो विधायक हैं, उस इलाके में जो जमीन बीएमसी ने मांग कर रखी थी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, वहां पर इन्होंने 5 सितारा होटल खड़ा कर दिया। इसमें किरीट सोमैया का आरोप है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
हालांकि किरीट सोमैया तमाम एनसीपी के नेताओं पर और ठाकरे गुट के नेताओं पर तरह तरह के घोटाले के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन खुद किरीट सोमैया पर भी आरोप लग चुका है जब ठाकरे सरकार थी उस दौरान कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने दान राशि इकट्ठा की थी, वो हड़प कर गए। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन बाद में जब फडणवीस सरकार आई तो फिर वो एफआईआर वापस हो गई। जब फडणवीस गृह मंत्री बने तो फिर से जब शिंदे सरकार आई तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और शिवसेना ही नहीं, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता भी टारगेट पर हैं। रोहित पवार से 12 घंटे पिछले हफ्ते पूछताछ हुई। उनकी जो कंपनी है बारामती एग्रो, उस पर यह आरोप लगा कि जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं उसमें घोटाला हुआ। तो इस सिलसिले में उनको भी बुलाकर पूछताछ की गई और उन्हें वापस से बुलाया गया है 1 फरवरी को। तो इन तमाम नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो विपक्षी पार्टियों का यह दावा है कि दरअसल इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके दबाव डाला जा रहा है पार्टियों में फूट डालने का। वैसे ही 2 पार्टियों को बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसमें फूट डालवा चुकी है, उनको दोफाड़ कर चुकी है और आगे भी किया जा रहा है, इस तरह का आरोप है। इससे पहले जो ऐसे नेता जो कि बगावत करने के बाद अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर चले गए, जैसे कि शरद पवार की एनसीपी में बगावत हुई, शिवसेना में बगावत हुई, तो कई नेता ऐसे थे जो बागी गुट में गए जिनके ऊपर की केंद्रीय एजेंसियों के मामले चल रहे थे। शिवसेना सांसद भावना गवली के खिलाफ मामला चल रहा था, विधायक थाने से प्रताप सरनाइक, उनके खिलाफ मामला चल रहा था। इनकम टैक्स की दबिश जो है यशवंत यादव दंपत्ति के ऊपर थी। तो ये सब लोग हो लिए शिंदे गुट के साथ। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना इनको सम्मन भेजा जा रहा है, ना इनको बुलाया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तक किसी का मामला वापस नहीं हुआ है। छगन भुजबल ने भी जब बगावत कर लिया, अजीत पवार के साथ चले गए, तो फिर बाद में अदालत में उनकी फाइल गुल हो जाती है। वो फाइल जिसमें कि इस बात के कागजात थे, जिसमें ईडी उनके जमानत का विरोध कर रही थी। 2 साल जेल में रहने के बाद जब उनको जमानत मिली तो फाइल गुल हो गई। उस फाइल गुल होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई सस्पेंड किया गया, इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। तो अब देखना है कि ईडी क्या आगे चलकर महाविकास आघाड़ी के कोई और नेताओं को गिरफ्तार करती है जिनके ऊपर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो जो कुछ भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।